आज हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सुबह 11 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है, जिसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार में 4 से 5 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि लालू और नीतीश एक ही चरण में चुनाव चाहते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, तब जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली थी। लालू और पासवान के गठबंधन को उस चुनाव में 22 और 3 सीटें हासिल हुई। सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य को 8 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। नीतीश जहां लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं रामविलास पासवान अब बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा है। 6 लेफ्ट पार्टियों ने भी मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार के मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। लालू नीतीश ने जनता परिवार को फिर से जिंदा कर बिहार में मोदी विरोधी वोटों को एकजुट करने का जो सपना देखा था, वो तिनके की तरह बिखर गया है। सीट बंटवारे से नाराज होकर महागठबंधन छोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने अब बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज यह निर्णय माननीय नेताजी के निर्देशानुसार, बिहार प्रभारी नंदा जी के निर्देशानुसार आज यह मैं आपके बीच में आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। 243 पर हमारी तैयारी चल रही है। 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार के सभी 243 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के उतरने से यादव और पिछड़े वोटों के बंटने की संभावना है। खासकर अगर मुलायम, रघुनाथ झा जैसे आरजेडी और जेडीयू के बागियों को अपने साथ लाने में कामयाब रहते हैं, तो लालू नीतीश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर मुलायम ने लालू नीतीश का साथ छोड़ दिया, तो इधर एनडीए में भी फूट की नौबत आ गई है। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उन्हें चींटी समझने की भूल ना करें, वरना चींटी भी हाथी को धूल चटा सकती है। चिराग जी हैं, पारस जी हैं, रामचंद्र जी हैं, भाई भतीजा से आगे वो नहीं बढ़ सकते। ये यहाँ का दुसाध समाज, पासवान समाज भली भांति समझता है। ऐसे करते रहेंगे, शेड्यूल कास्ट में एकता कभी नहीं होगी। दरअसल जीतन राम मांझी रामविलास पासवान से इसलिए खफा हैं क्योंकि कुछ दिन पहले पासवान ने मांझी के एनडीए में ट्रायल पर होने की बात कही थी। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने का फैसला हो सकता है। हालांकि खबर है कि सोमवार को गैर कांग्रेस शासित राज्यों के विधायक दल के नेताओं की बैठक में राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि पार्टी में अब बॉस वही हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल ने सभी नेताओं से साफ साफ कहा कि वो विधानसभाओं में पार्टी की रणनीति और प्रदर्शन के बारे में सीधे उन्हें रिपोर्ट भेजें। राहुल ने उन विधायकों की भी सूची मांगी है जो विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई की हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने खुलासा किया है कि कोलकाता से शीना के पहने हुए गहने बरामद किए गए हैं, जबकि रायगढ़ के जंगल से इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति और आरोपियों में शामिल संजीव खन्ना के जूते भी मिले हैं। We have recovered the shoes which were used by the accused when they went to dump the body at Pen. In addition to that, we have recovered part of the jewelry of the deceased Sheena also. इससे पहले इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से एक बार फिर लंबी पूछताछ हुई। कल शाम 4:30 बजे से लेकर रात करीब 11:30 बजे तक, यानी करीब 7 घंटे तक पीटर से खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खार थाने में पूछताछ करते रहे। मीडिया के सामने आकर उन्होंने डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी बताया कि इंद्राणी ही शीना की मां है। DNA report states that it is conclusively proved that Indrani, the accused Indrani Mukherjee, is the biological mother of the deceased. साथ ही मारिया का दावा है कि शीना मर्डर केस में देश ही नहीं बल्कि विदेश तक जांच चल रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि कल एक रिपोर्टर ने कोलकाता एयरपोर्ट पर संजीव खन्ना से बात की है, जिसमें संजीव खन्ना ने कहा कि वो जल्द ही बाहर आएगा। संजीव खन्ना ने कोलकाता एयरपोर्ट पर एक रिपोर्टर से कहा कि मैं जल्द बाहर आऊंगा। संजीव खन्ना से उस वक्त बात की गई जब मुंबई पुलिस संजीव खन्ना को रात 9:45 बजे कोलकाता से वापस मुंबई ला रही थी। कोलकाता एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च में संजीव खन्ना से रिपोर्टर की बात हुई।
मुंबई पुलिस ने कल कोलकाता में दिन भर संजीव खन्ना को लेकर कई जगह छानबीन की। संजीव खन्ना के वो जूते पुलिस ने बरामद कर लिए हैं जो उसने 25 अप्रैल 2012 को शीना के शव को रायगढ़ जिले में ठिकाने लगाने के वक्त पहने थे। 1999 में करगिल युद्ध छिड़ने के बाद अभिनेता दिलीप कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश की थी। ये खुलासा किया है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव में। खुर्शीद कसूरी ने अपनी किताब में लिखा है कि दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से कहा था, मियां साहब हम आपकी तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं करते थे क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच शांति चाहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो भारतीय मुस्लिम अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं और अपने घर से निकलने में भी डरते हैं, इसलिए आप इसे रोकने के लिए कुछ कीजिए। दिलीप कुमार को पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, जिस दुबई और शाहजहां जैसे शहरों से दुनिया भर में गैर कानूनी धंधे चलाता है, वहां उसका धंधा बंद होने वाला है। भारत सरकार के कहने पर यूएई ने दाऊद इब्राहिम की तमाम बेनामी संपत्तियां जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएई के अधिकारियों ने भारत को बताया कि उनकी सरकार ने दाऊद की उन 50 से ज्यादा संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है, जिसकी लिस्ट पिछले महीने पीएम मोदी के दौरे के वक्त एनएसए अजीत डोभाल ने सौंपी थी। दाऊद के खिलाफ शुरू हुई इस कार्रवाई को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पिछले महीने जिस वजह से पाकिस्तान भारत के साथ एनएसए स्तर की बातचीत से पीछे भागा था, वो वजह सामने आ गई है। पाकिस्तानी सेना के चीफ राहिल शरीफ ने खुलकर कह दिया है, भारत 7 दशकों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है और इस मुद्दे के हल के बिना दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद बेमानी है। मसला कश्मीर को पसे पुश डालकर खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। आपको याद दिला दें कि रूस के उफा में प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच जब आतंकवाद के मुद्दे पर एनएसए स्तर की बातचीत के लिए सहमति बनी थी तो पाकिस्तानी सेना नवाज सरकार से काफी नाराज हो गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बातचीत के ठीक पहले पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को शामिल करने की शर्त रखकर वार्ता से पीछे हट गया। हाथ में तस्वीर लिए बैठे इस मासूम के मन में आज इस बात का संतोष है कि इसके पिता को आतंकी बताकर मारने वालों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर के माछिल में हुआ फर्जी एनकाउंटर का वही मामला है, जिसमें 3 कश्मीरी युवकों को घुसपैठ या आतंकी बताकर मार गिराया गया था। लंबी सुनवाई के बाद सेना की अदालत ने इस मामले में एक कर्नल, एक कैप्टन और 4 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों के नाम हैं कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देवेंद्र कुमार, लांस नायक लक्ष्मी, लांस नायक अरुण कुमार और राइफलमैन अब्बास हुसैन। इन सभी पर दिसंबर 2013 में ही कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, लेकिन सजा का ऐलान अब हुआ है। जो बातचीत अभी अभी आपने सुनी उससे आम आदमी पार्टी की एक बार फिर खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया में एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर आप सांसद भगवंत मान और निलंबित चल रहे सांसद धर्मवीर गांधी पंजाब चुनाव पर बात कर रहे हैं। भगवंत पंजाब के नेताओं को नजरअंदाज करने और पार्टी में बाहरी लोगों की बढ़ती भूमिका को लेकर केजरीवाल की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ये नहीं होता कि कल्ला उन्होंने पाइया तो अपने पर्सनैलिटी ਨੂੰ वोटा पाइया जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हालांकि टेप सामने आने के बाद भगवंत मान और धर्मवीर गांधी दोनों ही अपने अपने तरीकों से सफाई देते नजर आए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं केजरीवाल जी का, अरविंद आम आदमी पार्टी जी का हमारे प्रधान है, उनकी नेतृत्व पर मुझे कोई शक नहीं है। मैं तो आज तक कभी ऐसी बात ना सोच सकता हूँ, ना मैं कभी करता हूँ। जो बात करता हूँ सीधी करता हूँ। इस सफाई के बीच आपने आरोप मढ़ा है कि मोदी सरकार उनके सांसदों के फोन टैप करा रही है। देश की 2 बड़ी केंद्रीय मंत्रियों को गिद्दा पर यूं नाचते देखकर हमारी तरह आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को पंजाब में बठिंडा में मौजूद हरसिमरत कौर के गांव बादल पहुंची थी। स्मृति ईरानी के स्वागत के लिए यहां के दशमेश कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया था। छात्राएं मंच पर गिद्दा कर रही थी तो स्मृति ईरानी और हरसिमरत कौर से रहा नहीं गया और दोनों पहुंच गई मंच पर। फिर जो हुआ वो आपके सामने है।
माता वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पहले जहां जम्मू के कटरा से सांझी छत के बीच 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 2078 रूपए लगते थे, अब भक्तों को 2340 रूपए देने होंगे, यानी 262 रूपए प्रति यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई है। हेलीकॉप्टर किराए में इस बढ़ोतरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। ये कदम जो है ये निंदनीय है और हम लोग इस कदम के खिलाफ हर आवाज उठाएंगे। माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर द्वारा, उन पे माननीय मोदी जी ने, एनडीए ने और जम्मू और कश्मीर की बीजेपी वाली गठबंधन सरकार ने जजिया टैक्स लगाने का इरादा कर रखा है। मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस का ये बंदोबस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ छात्रों के दो गुटों के बीच व्हाट्सएप मैसेज को लेकर खूनी झड़प हुई है। केएम अग्रवाल कॉलेज के छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके कुछ साथी छात्र कल पड़घा की तरफ जा रहे थे कि तभी एक फॉर्च्यूनर कार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। इसके बाद कार सवार नीचे उतरे और छात्रों पर तलवारों से हमला बोल दिया। इसमें एक छात्र विनय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 बुरी तरह जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों के दोनों गुटों के बीच विवाद काफी पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर भी वो एक दूसरे के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। घटना के बाद कल्याण और भिवंडी के आसपास के कुछ गांवों में तनाव का माहौल बन गया है। एहतियातन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही शख्स है जिस पर देहरादून में नीरज कुमार नाम के पॉलिटेक्निक के छात्र की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। नाम है राजेश सैनी। नीरज के दोस्त राजेश को पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। नीरज भी मुरादाबाद का रहने वाला था और पढ़ने के लिए देहरादून आया था। पुलिस की पूछताछ में इसने बताया है कि कई बार मना करने के बावजूद नीरज इसकी मंगेतर को फोन करता था। इसी वजह से इसने नीरज की हत्या कर दी और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए दीवार पर खून से लिख दिया, इसने मेरी बहन का रेप किया था। जयपुर के इसी इंद्रप्रस्थ होटल में गैंगरेप की एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आरोप है कि होटल के कमरा नंबर 106 में दिल्ली की एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर 27 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। 29 अगस्त को पीड़ित लड़की को उसके ही पड़ोस में रहने वाली दंपत्ति 60,000 रुपए महीने की नौकरी दिलाने के नाम पर जयपुर ले गई थी, जहां धोखे से खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई। दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इंद्रप्रस्थ होटल के मैनेजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ चीजें की है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में आया गोकुल नाम का ये वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने शुक्रवार देर रात दिल्ली से उड़ने वाले 3 इंटरनेशनल फ्लाइट की झूठी खबर दी थी। इसकी गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गोकुल ने इसी साल 27 जून को अपनी पत्नी अनुराधा का कत्ल किया था। पुलिस को यह भी पता चला है कि गोकुल ने विमान में बम की झूठी खबर देने वाला फोन अपनी पूर्व प्रेमिका के पति के फोन से किया था। पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या करने के बाद गोकुल का इरादा अपनी पूर्व प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाकर उससे शादी करने का था। इसी चक्कर में इसने विमान कंपनियों को करीब 6.5 करोड़ का चूना लगवाया। 2 मिनट ठहरकर ये खबर देख लीजिए। असम के लोग बड़ी मुसीबत में हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से असम का 80% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हालात ये है कि असम के कुल 27 में से 20 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से यहां अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1880 गांव के 18 लोग बेघर हो गए हैं। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र समेत तमाम बड़ी नदियों के उफान ने 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में खड़ी फसल को तबाह कर दिया। असम की प्राकृतिक आपदा अब बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल रही है। लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है और जो सरकारी मदद मिल रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लोगों की जान लेने पर उतारू हाथियों ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चीन के एक इंजीनियर को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि रायगढ़ के TRN कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर झांग किटाऊ घटना के वक्त अपने दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। अपने गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर निकलने के बाद ही वो हाथियों के झुंड के बीच फंस गए। दोस्त तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन हाथियों ने किटाऊ की जान ले ली। बाद में कंपनी के कर्मचारियों और वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से हाथियों को खदेड़कर इंजीनियर के शव को अपने कब्जे में लिया। मशहूर मोबाइल कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 5 भारत में लॉन्च कर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 के मुकाबले नोट 5 काफी पतला और मजबूत बनाया गया है।
नोट 5 में 5.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। 32 GB के लिए इस फोन की कीमत 53,900 और 64 GB के फोन की कीमत 59,900 रुपए है। इसके अलावा इसमें ऑक्टा कोर एक्सिनोस प्रोसेसर है। पीछे 16 और आगे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। बैटरी 3000 mAh है। सैमसंग नोट 5 फिलहाल 3 रंगों ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड में मिलेगा। भारत में फुटबॉल के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से मशहूर ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले अक्टूबर में दिल्ली आ रहे हैं। पेले सुब्रतो कप के फाइनल में विशेष दूत के तौर पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। पेले ने खुद वीडियो संदेश के जरिए भारत आने की पुष्टि की। पेले इससे पहले 38 साल पहले 1977 में न्यूयॉर्क कॉस्मोस के साथ मोहन बागान का दोस्ताना मैच देखने भारत आए थे। ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर पेले 3 बार विश्व चैंपियन ब्राजील टीम का हिस्सा रहे और अपने करियर में उन्होंने 1283 गोल दागे। पेले की इस बेमिसाल उपलब्धि के लिए 1999 में शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी और शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना था, जबकि टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावी लोगों में शामिल किया। जी हां, क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाने वाले सुरेश रैना सिंगर बन गए हैं। रविवार शाम सुरेश रैना ने मुंबई के एक स्टूडियो में डायरेक्टर जीशान कादरी की आने वाली फिल्म मेरठिया गैंगस्टर्स के लिए रोमांटिक गाना रिकॉर्ड किया। ये फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है। रिकॉर्डिंग के दौरान रैना की जीवन साथी प्रियंका भी उनके साथ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि मेरठिया गैंगस्टर्स के प्रोड्यूसर शोएब अहमद रैना के पारिवारिक मित्र हैं और शायद इसी वजह से रैना फिल्म में गाने के लिए तैयार हुए। अभिनेता सलमान खान ने मुंबई में फिल्म हीरो का म्यूजिक कुछ इसी अंदाज में लॉन्च किया। फिल्म में सलमान ने खुद ये गाना गाया है। इस फिल्म से आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी डेब्यू कर रहे हैं। हीरो के म्यूजिक लॉन्च पर मशहूर फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर सुभाष घई भी पहुंचे थे। फिल्म हीरो साल 1983 में आई। सुभाष घई की फिल्म हीरो का रीमेक है। इस फिल्म से जैकी श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हीरो 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन निखिल आडवाणी ने किया है, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर खुद सलमान खान है। अनीस बज़्मी की कॉमेडी फिल्म वेलकम बैक लोगों को खूब भा रही है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने शुक्रवार को 14 करोड़ 35 लाख का बिजनेस किया था। शनिवार को इसकी कमाई रही 17 करोड़ 5 लाख रुपए। वहीं रविवार को फिल्म ने 19 करोड़ 50 लाख की कमाई की। यही नहीं, विदेशों में भी वेलकम बैक 3 दिनों में 21 करोड़ 38 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। देश विदेश दोनों की कमाई मिलाकर फिल्म ने अब तक 72 करोड़ 38 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है। वेलकम बैक साल 2007 में आई फिल्म वेलकम का सीक्वल है। वेलकम बैक में जॉन अब्राहम और श्रुति हासन मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा फिल्म में अभिनेता नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिका में है। एक चौंकाने वाली खबर है। पिछले महीने बैंकॉक में हुए बम धमाके के सिलसिले में थाईलैंड पुलिस ने 2 भारतीयों को हिरासत में लिया है। थाईलैंड पुलिस दोनों भारतीयों से सेना कैंप में पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में दोनों भारतीय ब्लास्ट के आरोपी से बातचीत करते पाए गए थे। थाईलैंड पुलिस का ये दावा है कि दोनों जिस कमरे में रह रहे थे उसके पास के ही कमरे में बम बनाने का सामान मिला है। इस खुलासे के बाद भारत सरकार ने थाईलैंड में मौजूद अपने दूतावास से पूरी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 17 अगस्त को ब्रह्मा टेम्पल इरावन के पास धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सड़क हादसे की ये तस्वीरें ब्राजील के पराटी शहर की हैं। यहाँ सफेद रंग की ये बस एक ढलान पर बनी घुमावदार सड़क पर हादसे का शिकार हो गई। 14 लोग इस हादसे में मारे गए, जबकि करीब 40 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ब्राजील के अधिकारियों के मुताबिक हादसा रविवार को रियो डी जेनेरियो के पराटी को त्रिनिदाद से जोड़ने वाले हाईवे पर हुआ। पराटी रियो डी जेनेरियो और साओ पालो की सीमा पर स्थित है और विदेशी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है।